तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डायरेक्ट सम के बारे में पढ़ा था, एक बार मैं आपको रिकॉल करके बता दूं। तो मैंने ये कहा था कि W1 W2 दो सब स्पेस हैं, तो W1 और W2 का डायरेक्ट सम V हो जाएगा अगर हर एक वेक्टर x मान लीजिए जो V में है इज यूनिटली रिप्रेजेंटेड एज सम वेक्टर ऑफ W1 and some vector of W2 such that x equal to x1 plus x2। तो इसमें जो मेन चीज है वो यूनिट है। अगर ऐसा है तो ये डायरेक्ट सम माना जाएगा। अगर रिप्रेजेंटेशन यूनिट नहीं है, हर हर वेक्टर या हर एक नहीं तो कुछ वेक्टर या एटलीस्ट वन वेक्टर ऑफ V कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू डिफरेंट वेज और मोर देन टू डिफरेंट वेज, the sum of some vector of W1 and some vector of W2, then we cannot say that it is a डायरेक्ट सम। तो डायरेक्ट सम कब नहीं होगा अगर कहा जाए तो क्या जवाब देंगे आप लोग? हेलो सर, अगर हम V के एलिमेंट को W1 और W2 के यूनिक वे में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते W1 प्लस W2 में। सारे एलिमेंट्स को ऐसा करना जरूरी है या एक भी अगर ऐसा हो गया तो तब भी माना जाएगा डायरेक्ट सम? नहीं है। सर, अगर एक भी हो गया तो डायरेक्ट सम नहीं होगा। हाँ, एक भी V के एक भी एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं आया अगर, तो आप कहेंगे कि दिस इज नॉट अ डायरेक्ट सम, बस। ठीक है। और डायरेक्ट सम होने के लिए एवरी वेक्टर ऑफ V मस्ट बी यूनिटली रिप्रेजेंटेड। बाकी बच्चों को भी क्लियर है स्टेटमेंट? यस सर। यस सर। यस सर। हमने शायद इतने ही बात की थी ना। इसकी थ्योरम डायरेक्ट सम पे कोई कराई थी उस दिन? नो सर। चलिए फिर तो पहले थ्योरम करना जरूरी है। तो एक तरीका तो डेफिनेशन का ये है, दूसरा तरीका ये था कि V अगर W1 प्लस W2 हो जाए और W1 इंटरसेक्शन W2 डिसजॉइंट हो, मतलब केवल जीरो वेक्टर कॉमन हो, तो डिसजॉइंट मान लेंगे वेक्टर स्पेस में। तो आज हम ऐसा करते हैं, डेफिनेशन हमने ये बताने तो इसे हम प्रूफ कर लेते हैं इस थ्योरम को। कई बुक्स में डेफिनेशन ही यही है, दोनों इक्विवेलेंट कंडीशन है मतलब। चलो ठीक है, मान लेते हैं लेट। और इसमें अदिति ने कुछ क्वेश्चन भी भेजे हैं बाद में मुझे व्हाट्सएप पे कि सर इनको भी ऐड करा दीजिए, तो बिल्कुल कराए जाएंगे, आज ही देंगे। टू सब स्पेसेस of a vector space Pl then plus W2 if and only if, दोनों तरफ से कंडीशन, फर्स्ट V equal to W1 plus W2 and second W1 intersection W2 equal to जीरो वेक्टर। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो डायरेक्ट सम है, डायरेक्ट सम है तो ये दो कंडीशन है। बेसिकली जो मैंने आपको शुरू में दो डेफिनेशन अभी बताई ऊपर, वो दोनों डेफिनेशन की इक्विवेलेंस है। एक तो खाली यूनिटली रिप्रेजेंटेड वाले तरीके से बोल दो, और दूसरा ऊपर रेड वाला जो कर रखा ऐसे बोल दो, कैसे भी बोलो, दोनों में से दोनों एक ही चीज है। ये एक ही है, ये दिखाना है स्टेटमेंट के इसके बाद प्रूफ में। चलिए ठीक है, तो इफ पार्ट ले लेते हैं पहले। इफ एंड ओनली इफ है तो हम एक तरफ से मान लेते हैं कि जो पहले लिखा हुआ है उसी को मान लो, दोनों तरफ से सही है। लेट V इक्वल टू W1 प्लस W2, मतलब V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। इसका मतलब हम कौन सी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं? ईच वेक्टर
कुछ भी मान लीजिए, एट्स ऑफ वी कैन बी uniquely represented as the sum of some vector of v1 w1 and some vector of w2। हमने ऐसा मान लिया, चलो ठीक है। तो इसका ये मतलब तो हो ही गया। सो v जो है वो w1 प्लस w2 के बराबर है, ये तो आ ही गया। फिर इतना तो प्रूफ ही हो गया। फिर जब आप ये लाइन लिख रहे हैं ऊपर वाली, तो v का हर वेक्टर कोई एक w1 का वेक्टर और w2 के वेक्टर के सम के तौर पर लिखा जाता है। यूनिटली भी है, लेकिन ऐसा लिख दिया तो हो गया। ये क्लियर है ऐसा? Yes, sir. नाउ वी शैल शो। अब हमें क्या दिखाना रह गया बच्चों? w1 इंटरसेक्शन w2 इक्वल टू 0 वेक्टर, हमें ये दिखाना है। तो ऐसा करते हैं, हो सकता है कोई दूसरा वेक्टर कॉमन आ रहा हो। मान लो w1 इंटरसेक्शन w2 में x आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि x दोनों में ही होगा, w1 में भी इंटरसेक्शन में है। दिस इंप्लाइज x belongs to w1 and x belongs to w2। नाउ अगर मैं x को w1 में मानूं तो x प्लस 0 w1 प्लस w2 में हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास? मतलब b में। और अगर आप 0 को w1 में माने और x को w2 में माने, तो इस हिसाब से भी ये w1 प्लस w2 तो b में आएगा। आएगा या नहीं आएगा? यस सर। ये v के किसी वेक्टर का दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक x प्लस 0, एक 0 प्लस x। ये एक ही सिचुएशन में यूनिट हो सकता है जब x भी 0 हो, क्योंकि फिर 0 प्लस 0 में आप ये नहीं कह सकते साहब ये पहले वाला 0 था या दूसरा वाला 0 था। 0 तो यूनिक है हर सब स्पेस में। अगर x नॉन जीरो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या मैं ये बात समझा पाया सबको? नहीं मैं ये कह रहा हूं कि v के हर एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन यूनिक होना है। आपने तो v का एक एलिमेंट उठा के दो तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि आना तो दोनों में x प्लस 0 हो या 0 प्लस x ही है, वो v का एलिमेंट होगा। तो v का एलिमेंट दो तरीके से कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है जब यूनिक है? तो ये दोनों एक ही तरीके तभी हो सकते हैं जब x भी 0 वेक्टर हो। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला 0 पहले लिखा है, ये वाला बाद में। 0 तो 0 है। अगर 0 के अलावा कुछ भी नॉन जीरो लेते हैं तो फिर ये x प्लस 0 अलग रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और 0 प्लस x से अलग हो जाता है। क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं? Yes, sir. अगर x नॉन जीरो होता है तो यहाँ x से w1 का एलिमेंट है, यहाँ x से w2 का हो जाएगा। बट each element of V has unique representation which is possible only if आपने W1 इंटरसेक्शन W2 में एक वेक्टर लिया और पता लगा वो 0 आ गया। मतलब अगर x की जब कुछ और लेते तब भी वो 0 ही आता। तो इस तरह इन दोनों में 0 ही कॉमन है। तो अगर आपने डायरेक्ट सम ले रखा है तो आपने दिखाया कि v W1 प्लस W2 और W1 इंटरसेक्शन W2 0 वेक्टर।
अब नेट स्टेट दिखाना है कन्वर्सली ओनली इफ पार्ट में। Suppose W1 and W2 be two subspaces of VR such that V equal to W1 plus W2 and W1 intersection W2 जीरो वेक्टर है, इसे यूज करना है। ठीक हो गया। तो इस बार क्लेम क्या है? इक्वल टू दैट इज, हमें क्या दिखाना है? यूनिकनेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यस सर। हमें ये दिखाना है। तो जब भी कोई चीज यूनिक दिखानी होती है, मैं पहले भी एक दो बार कह चुका हूं, आप हमेशा दो रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए और लास्ट में दोनों को बराबर दिखा दीजिए, तो दो नहीं हुए, एक ही रिप्रेजेंटेशन हो। सपोज V belongs to W such that V equal to W1 plus W2 and V equal to W1 dash plus W2 dash be two representations of P. तो W1 plus W2 equal to W1 dash plus W2 dash। तो इनमें W1 के एलिमेंट्स को 8 लिख लीजिए। वेयर जो पहले पहले हैं W1 और W1 डैश और कैपिटल W1 में होंगे, और जो W2 और W2 डैश है वो W2 डैश में। ठीक है। तो W1 माइनस W1 डैश तो W2 डैश माइनस W2। आपने इसको ऐसे कर दिया है। अच्छा, तो दोनों बराबर हैं। बहुत ही आसान प्रूफ हो गया। सिंस W1 और W1 डैश कहाँ थे? कैपिटल W1 में, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी किस में होगा? W1 में। ऐसा आ गया। W2 और W2 डैश W2 में है, तो W2 माइनस W2 डैश या W2 डैश माइनस W2 कर लो, ये किस में आएगा? W2 में। इसका मतलब हुआ, लेकिन ये तो ऊपर वाली इक्वेशन से W1 माइनस W1 डैश के बराबर है, तो एक ही चीज W1 में भी आ गई, वही चीज W2 में भी आ गई। तो वो कॉमन W1 माइनस W1 डैश W1 इंटरसेक्शन W2, लेकिन ये तो जीरो वेक्टर है, आप मान के चल रहे हो, तो इसका मतलब है W1 माइनस W1 डैश जीरो वेक्टर है, तो W1 इक्वल टू W1 डैश है। सिमिलरली ऐसे दूसरे को ले आएंगे तो दोनों में W2 इक्वल टू W2 डैश हो जाएगा। सो अब V आपने लिया था W1 प्लस W2, W1 की जो W1 डैश, W2 से W डैश इज यूनिट रिप्रेजेंटेशन। आप सभी को समझ में आया या कोई दिक्कत आई किसी को?
तो फिर आप यहां से लिख सकते हैं सो v इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2, ये प्रूफ होगा। तो डायरेक्ट सम की दो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, दोनों में इक्विवेलेंस भी हमने प्रूफ कर दिया है। अब आप कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहां पर, अगर क्लियर हो गया है आपको। तो अब आप ही लोग बताएंगे क्वेश्चंस। तो आसान सवालों से उठाते हैं, फिर थोड़ा आगे जाएंगे। पहले सरल सवाल छोटा सा उठाते हैं। लेट v इक्वल टू R2R and W इक्वल टू A, 0, ये कोई रियल नंबर है। W1 इक्वल टू 0, B, B belongs to R, and W2 C, C belongs to R. Prove that V equal to W and W1 and V equal to W and W2, ये दिखाना है। अब एग्जाम में प्रूव दैट नहीं आएगा, टेस्ट करो कि कौन सा डायरेक्ट सम है, ये पता करने को आएगा। सेंस समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो 2 डायमेंशनल स्पेस है। प्लेन समझिए, प्लेन में एक एक्स एक्सिस दे रखा है W1 वाई एक्सिस है, और W2 क्या है? सर एक्स वाई प्लेन सर सर x इक्वल टू y लाइन। हाँ बिल्कुल सही है, सही बात है। तो फिर अब बताइए कि ये दोनों डायरेक्ट सम है, एक एक करके 2 सवाल है, तो हम क्या करें इसमें? पहले पहला वाला पार्ट करते हैं W और W1 में। लेट x belongs to V such that x equal to AB मान लें, R2R का ही एलिमेंट हुआ है, V मतलब R2R। नाउ x इक्वल टू A0 प्लस 0 भी लिख सकते हैं क्या AB को? यस सर। तो ये W1 में होगा, और ये W और W1, ये W हो गया, ये W1 में हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि H तो आर्बिट्ररी था, आप कोई भी 2 वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं W। फिर वही दिक्कत हो रही है हमारे साथ, W प्लस W1, ठीक है। यस सर। लेट Y ले लेते हैं कोई वेक्टर, तो W1 इंटरसेक्शन W2 में हो, तो Y W1 में भी, W में भी होगा, फिर वही, और W1 में भी होगा। Y अगर W में है तो Y इक्वल टू सम 8 0 टाइप का होगा, और अगर यहां आप लेते हो तो ये 0 भी टाइप का होगा, W1 में है तो। लेकिन Y तो एक ही वेक्टर है ना, आपने 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो फिर तो दोनों को बराबर कर दो। 2 ऑर्डर्ड पेयर बराबर हुए हैं तो बच्चों क्या होता है, पहला कोऑर्डिनेट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, ऐसा होता है या नहीं? Yes, sir. तो यहां से फिर A कितना आया?
0 0 और बी, तो फिर जो y कॉमन था वो क्या आया, 0 है, तो y इक्वल टू 0 0, और यही कॉमन आ रहा है, मतलब W, फिर वही W इंटरसेक्शन W1 में, तो और तो कॉमन है नहीं फिर अब, तो फिर इसका मतलब 0,0 R2 का 0 हुआ, तो W और W1 का इंटरसेक्शन कॉमन जो है, वैसे भी तो मैं दिख ही रहा था 8 x एक्सिस है 8 y एक्सिस है, तो कॉमन पॉइंट तो ओरिजिन ही आएगा ना ज्योमेट्रिकली भी। Yes, sir. तो ज्योमेट्रिकल सोचो तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे निकालना चाहो तब भी ये ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। डायरेक्ट सम है, ऐसे ही अब हमें दूसरे वाले को करना है। पहले वाले में किसी को कुछ पूछना कहना है तो बोलिएगा प्लीज। तो दूसरा अब आपके पास ये है कि W और W2 का डायरेक्ट सम दिखाना है किसी भी 2 डायमेंशनल स्पेस में, मतलब प्लेन में कोई भी पॉइंट हो, और ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, सी टोमा सी का मतलब ये हुआ कि दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हैं, ये समझना। तो इसको सो v इक्वल टू W और W1 का डायरेक्ट सम है। अब सेकंड वाला करते हैं। अच्छा, लेट एक्स आपके पास कोई ले लेते हैं, ए ट्रोमा बी वी में, देन अब W और W2 में लाना है, तो ए ट्रोमा बी यहाँ ऐसा लिखना है कि ये 0 आ जाए, और यहाँ ऐसा लिखना है कि दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हो आपको, तो इसको तो अब बी ही लिखना पड़ेगा सेकंड, क्योंकि जुड़ेंगे तो बी आना चाहिए लेफ्ट साइड में। समझ में आया ना, तरीका समझ रहे हैं? नहीं तो फिर रटना पड़ जाएगा आपको। यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट बी है, यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए क्या चांस है आपके पास? सब B आप ये दिखाना चाह रहे हैं ना, ये दिखाना चाह रहे हैं। तो ये अगर बी लाना है तो ये 0 और ये बी तभी आएगा। अब ये बी आ गया तो यहाँ भी बी आना चाहिए, क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट बराबर होने हैं W2 के। क्या ये एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. अगर यहाँ भी बी ले आए तो फिर यहाँ a माइनस बी आना चाहिए, ताकि जोड़ के ये आ जाए। किसी को समझ में नहीं आया है तो बोलिएगा। सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा, तो इसी में बताएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप इधर फिर सोचिए। आपको ये दिखाना है इस बार, आपको मालूम है कि यहाँ जो एलिमेंट है स्ट्रेट एवरी के हैं, और यहाँ जो एलिमेंट है वो स्ट्रेट एवरी के हैं। ऐसे कैसे लिखेंगे अब आप? तो फिर आप ए कॉमा बी ले लीजिए। इसमें अभी सेकंड तो 0 ही आएगा, ये तो ठीक है, ऐसे सोच लीजिए। तो सेकंड कोऑर्डिनेट ही एडजस्ट करिए। अब सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ बी आया लेफ्ट साइड में, यहाँ राइट में पहले में 0 हो गया, तो दूसरे का सेकंड कोऑर्डिनेट अब क्या होना चाहिए? जो, अरे भाई जो सर बी। बी, ठीक हो गया। अब यहाँ W2 का एलिमेंट है, इससे दोनों कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। अगर ये बी है तो ये भी बी होना चाहिए। तो फिर यहाँ क्या लिखूं? यहाँ तो ए आना चाहिए था वैसे, लेकिन अब ए प्लस बी ए ही आना है टोटल, ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। तो ये एडजस्टमेंट आपको सीखना है, अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं 2-3 और। ये आ गया, तो ए माइनस बी कोई भी कुछ भी हो, पहला जो भी आए और दूसरा लेकिन 0 है, तो ये एक्स एक्सिस का इंडिकेशन है या नहीं? Yes, sir. तो ऑब्वियसली ए माइनस बी ट्रोमा 0 W1 में है, W में यार खाली ले बैठा W, एंड बी ट्रोमा बी बिलोंग्स टू W2।
तो फिर इसका मतलब है कि v का कोई भी एलिमेंट आप लेंगे तो वो सम एलिमेंट ऑफ W1 एंड सम एलिमेंट ऑफ W2, तो v इक्वल टू W प्लस W2, ये तो हो गया। अब क्या दिखाना है, दोनों में कॉमन केवल जीरो वेक्टर है W और W2 में, ये दिखा दो बस। सर लेट y इक्वल टू a कॉमा b और वो W प्लस W इंटरसेक्शन W2 में है। तो इसका मतलब जो a कॉमा b है वो W में है और a कॉमा b W2 में है। अब आप कह रहे हैं कि a कॉमा b W में है, तो W एक्सेट सीज है, तो इसमें b क्या होगा, जीरो होगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। और आप कह रहे हैं कि a कॉमा b W2 में है, तो W2 में दोनों कोऑर्डिनेट बराबर है, a इक्वल टू b, तो फिर a और b बराबर है और b जीरो है, तो फिर इससे क्या कंक्लूजन निकला, ये भी 0 होगा। a भी जीरो होगा। A और B दोनों जीरो है। हाँ, तो फिर 0,0 ही आपका W इंटरसेक्शन W2 आया, W इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू ओनली जीरो वेक्टर, तो फिर डायरेक्ट सम हो गया या नहीं? सो V is a direct sum of this and this। बच्चों तरीका समझ में आ चुका है? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए क्वेश्चन है अब आपके लिए, लेट W1 W2 W3 लिखता हूं इस बार। अब वे सब स्पेसेस of V equal to R3R such that W1 equal to A B0, जहां A और B रियल नंबर है, W2 इक्वल टू और W3 इक्वल टू टेस्ट वेदर W1 प्लस टेस्ट करो कर रहे है या नहीं, बताइए, आप लोग फटाफट ट्राई करिए।
सर पहला वाला तो है। अच्छा चलो ठीक है, आपने आंसर बता दिया तो मैं पहला वाला ट्राई करता हूँ। बच्चों को जिनको नहीं आया आप सेकंड ट्राई करिए। ठीक, जिनको फर्स्ट आ गया ठीक, जिनको नहीं आया वो देखिएगा। तो मैं एक वेक्टर लेता हूँ एक्स वी में। तो एक्स हमारे पास सपोज एबीसी है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो एबीसी है क्या वो W1 का एक एलिमेंट, तीसरा तो जीरो ही है, और W2 का एक एलिमेंट ये बराबर है या नहीं है। तो अब आप इधर देखिएगा, पहले के बारे में सोचिए, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ ए होना मजबूरी है क्योंकि दोनों का समय आएगा। तीसरे के बारे में सोचिए, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर सी होना जरूरी है। ठीक है, ताकि लास्ट में सी आ जाए। यहाँ तक क्लियर है जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो? आज कोई हार्ड रहने के मूड में नहीं हो क्या, एक दो लोगों के अलावा? बीएससी वाले सब सोए हुए हैं क्या? हेलो, मैं बीएससी के स्टूडेंट से बात करना चाह रहा हूँ। कोई है ही नहीं क्लास में क्या आज? यस सर। कहाँ हो बेटा? मोबाइल रख के कहीं बाहर धूप तो नहीं सेक रहे हो? नो सर। या मुंह में रोटी ठूस रखी है? इधर देखिए, W2 में दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हैं। पहला तो जीरो है और बाकी दो बराबर हैं। अगर लास्ट सी है तो ये भी सी होगा या नहीं? यस सर। अगर ये सी है तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए? बी माइनस सी। बी माइनस सी, बस हो गया। तो देखिए ये W1 का एलिमेंट है, ये W2 का एलिमेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आ गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट लेके चलते हैं। इसी को मान लो यार, ये W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है। तो ये W1 का भी है और यही W2 का है। अगर आप इसे W1 का मानते हैं तो W1 में क्या खास बात है, ऊपर देख के बताइए। सर सी इक्वल टू 0 है। और W2 में है तो W2 में पहला एलिमेंट जीरो है, बाकी दो बराबर हैं। अब आप बाकी दो बराबर हैं भी कह रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं सी जीरो है। सी जीरो होगा तो सर बी जीरो। तो फिर आप ए भी जीरो, बी भी जीरो, सी भी जीरो। सो W1 इंटरसेक्शन W2 जो आ रहा है वो एक ही एलिमेंट है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट जीरो है। तो आप उसे शॉर्टकट में जीरो वेक्टर लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट सम के लिए जो चाहिए था वो हो गया। सो V इक्वल टू W1 W2 डायरेक्ट सम है। चलिए अब सेकंड पे जाते हैं हम लोग। जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ ऊपर। सर सेकंड वाला नहीं आ रहा है। अच्छा चलो देखते हैं बेटा, सबको इनको भी बता देते हैं। W1 है ये ए बी जीरो और यहाँ जीरो बी सी। तो ए बी सी, ए बी जीरो, चलो इनको बाद में लिखेंगे जीरो, जीरो बी सी, यहाँ यही आना है, यहाँ सी आना है। तो अब यहाँ आपकी मर्जी है। अब बी के बारे में कुछ नहीं आ रहा है, ए और सी तो आ गए। आप इसे बी और इसे जीरो लिख दें तब भी चलेगा, और इसे जीरो और इसे बी लिख दें तब भी चलेगा। तो ये भी W1 प्लस W3 है, ये भी W1 प्लस W3 है। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि B इक्वल टू W1 प्लस W3 तो आया, बट रिप्रेजेंटेशन इज नॉट यूनिक।
आप इसका मतलब ये दिखा सकते हैं कि जो कॉमन भी आएगा वो केवल जीरो नहीं आएगा, कुछ और भी आ सकता है। तो आप यहां पर भी लिख सकते हो। सो v इज नॉट इक्वल टू, सॉरी यार ये क्या कर दिया मैंने, नॉट इक्वल टू लो W1 W3। आंसर तो ये हो गया। कोई बच्चा चेक करना चाहिए कॉमन, तो W1 इंटरसेक्शन W3, तो आप देखेंगे जीरो आना जरूरी नहीं है, कोई नॉन जीरो वेक्टर भी कॉमन आ सकता है। कैसे? ABC belongs to W1 and ABC belongs to W3। W1 आने का मतलब होता है C इक्वल टू जीरो होना, और यहाँ A इक्वल टू जीरो होना। वो तो ठीक है, लेकिन आपने बताया नहीं कि बीच में B क्या होगा। तो आप कहेंगे कि ये वेक्टर W3, तो W1 इंटरसेक्शन W3 इस बार जीरो बी जीरो, जहां बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो एक्चुअल में वाई एक्सिस कॉमन आ गई दोनों में, है नहीं ऐसा? सोचो, बच्चों ये वाई एक्सिस है या नहीं? जीरो भी जीरो, वो यस इसलिए सर, आया। यस सर। हाँ ये इसलिए आया, जरा उस पे देखो ध्यान से, W1 W3 थे क्या? क्वेश्चन पे जाइए। नीचे W1 क्या था? एक्स वाई प्लेन। यस सर। और W3 Yes, sir. सर वाई जेड प्लेन। YZ plane. एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन जब काटते हैं 3D थोड़ी बहुत भी अगर याद हो तो क्या बचेगा? सर वाई। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में सोचो, वाई एक्सिस ही बचेगा। वाई एक्सिस। जो बच्चा ज्योमेट्रिकली सोच सकता है वो डायरेक्टली लिख देगा छुट्टी। ये था उसमें। एग्जाम में अगर डायरेक्ट सम का है या नहीं आता है तो समय बचा सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट थ्री सबस्पेसेस W1 W2 W3 of a vector space where such that V equal to direct sum of W1 and W2 equal to direct sum of W1 and W3, but W2 is not equal to W3। तो क्या मैं ये बता चुका हूं आपको? नो सर। डायरेक्ट सम का अभी पहला न्यूमेरिकल देखिए तो यस सर, ये एग्जांपल बन सकता है इसका। ठीक है ना, बताया है, वही तो Yes. हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let W1 W2 W3 with three subspaces of R3R such that W1 equal to
एक्स वाई जेड सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। लो जी, ये इन पॉइंट्स का कलेक्शन है जहां तीनों कोऑर्डिनेट का सम 0 है। क्या ये सब स्पेस होता है? यस सर, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। हाँ, अगर ये ओरिजिन के अलावा कहीं और से पास हो जाए तो? सर तो उसमें ओरिजिन नहीं आएगा, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी नहीं आएगी, तो वो सब स्पेस नहीं होगा। हाँ, तो मैंने ऐसे भी कहा होगा कि दिस ऐसे x1 x2 xn इक्वल टू लैम्डा, अगर लैम्डा 0 है तो ये सब स्पेस है, लैम्डा 0 नहीं है तो सब स्पेस नहीं है, ऐसा कुछ बताया था शायद सब स्पेस के क्वेश्चन में। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ज्योमेट्रिकली सोचना शुरू करो बच्चों। ये है, ये भी सब स्पेस है, आप चाहे ट्राई कर सकते हैं। W2 W3 एक्स वाई जेड सच दैट एक्स भी 0 और वाई भी 0, बेसिकली जेड एक्सिस मतलब। टेस्ट वेदर फर्स्ट R3R W1 plus W3 इनमें से कौन डायरेक्ट सम आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, सोचे तो। आप लोग कर पा रहे हैं नहीं? हम्म।
हो रहे हैं डायरेक्ट सम नहीं? नहीं हो पा रहा बच्चों? अरे सर कंडीशंस के साथ नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, सर कंडीशंस कैसे लगाएंगे एक्स वाई जेड पे, वो नहीं आ रहा है। अच्छा चलो ठीक। तो अब दूसरे वाले में W1 W2 ने, अच्छा W1 W3 करना है ना पहले, तो W3 का तो पहला दूसरा जीरो होना है, तो ये दोनों जीरो होने हैं। ये दोनों जीरो होने के लिए इन दोनों का एक्स वाई होना जरूरी है। ये तो ठीक हो गया। अब बचा तीसरा जेड। अगर आप जेड यहाँ करते हैं तो ये जीरो आता है। साथ में आपकी शर्त ये है कि ठीक है, प्रोवाइडेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है। चलो ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन तो वाई गया, तो वी इक्वल टू W1 प्लस W3 तो होगा ही होगा। यूनिट हो या ना हो, यूनिटनेस पे गौर करते हैं। लेट एक्स वाई जेड W1 इंटरसेक्शन W3, तो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू W1 and XYZ belongs to W3। W1 में होने का मतलब हुआ Z इक्वल टू 0, और यहाँ होने का मतलब है X और Y 0 होना। लेकिन इस बार एंड का सेंस है, X और Y 0 है, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन में भी रख सकते हो आप, तो Z भी 0 आ जाएगा। क्या ये समझा पाया मैं? दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस हैंड होल्ड करने ना, दिस मस्ट बी इन W1 एंड दिस मस्ट बी इन W3। तो दिस एंड दिस का मतलब है कि दोनों इक्वेशन एक साथ सॉल्व करनी है। एक्स और वाई जीरो है तो वो दोनों पहले वाले में रख दो, जेड भी जीरो है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो फिर Yes, ये sir. सो W1 इंटरसेक्शन W2 ओनली जीरो वेक्टर, W3 सॉरी, तो V इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W3। सेकंड आप लोग खुद कर लीजिएगा, वो भी डायरेक्ट सम है। आंसर बता दे रहा हूं मैं। तो डायरेक्ट सम के बारे में समझ में आ गया होगा। अब काफी चीजें, कुछ चीजें जो बची हैं कल करते हैं। सर हाँ जी, सर जो इसमें हमने पहले किया ना, एक्स कॉमा वाई प्लस जेड, वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज प्लस 0 कॉमा 0 कॉमा 0, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0 हाँ जेड इधर ला प्लस 0 कॉमा जेड। ला सकते थे। सर तो फिर हमारे दो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो जाते? नहीं,
वो Z0 आएगा, 80 नहीं आएगा ना। दो हम ये तो दिखाई रहे हैं कि केवल 0 आ रहा है कॉमन, यस सर, तो फिर इक्विवेलेंट है ना दोनों। यस सर। तो हमने एक ये बताया, आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन रह गए हैं अदिति, अगर आप हो जाएंगे ठीक है। मेरी आवाज क्यों गूंज रही है आज बार बार, क्या हो रहा होगा? और अगर नहीं हो पाते हैं तो कल उन पे बातचीत करते हैं। लीनियर अलजेब्रा का जो फंडामेंटल पोर्शन था वो पूरा हो गया। मतलब उसमें हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी, सब स्पेस के बारे में पढ़ा, लीनियर स्पैन के बारे में, लीनियर कॉम्बिनेशंस के बारे में और डायरेक्ट सम के बारे में। अब यहां से लीनियर अलजेब्रा का जो नेक्स्ट पोर्शन शुरू होने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स, बेसिस, डायमेंशंस के बारे में। लेकिन उसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी जरूरी है। तो इसीलिए मैं अब पहले मैट्रिसेस पे काम करना चाहूंगा, क्योंकि आपके फंडामेंटल वहां भी उतने अच्छे नहीं है मेरा मानना है। तो फिर जैसे रियल में मैंने फाउंडेशन पे कुछ दिन काम किया, ऐसे मैं लीनियर कुछ दिन भूल जाऊंगा। अब काफी दिनों तक मैट्रिक्स से ही चलते रहेगी, ताकि ढंग से पहले मैट्रिक्स का फाउंडेशन हमारा बन जाए सभी बच्चों का। लीनियर पे फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, हम ज्यादा काम करना चाहेंगे ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो अभी इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू। नहीं, अभी थोड़ी देर में 10:15 बजे बजने वाले हैं, उस पर शुरू करते हैं नंबर थ्योरी।